इज अनदर यूनिट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको यू विल नीड टू लर्न दिस एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, आर्ट्स के भी उतना ही टाइम पढ़ लेंगे। तो सप्लाई, अब आप नॉर्मल चीज़ों में बोलो तो इंग्लिश में सप्लाई कैन बी यूज्ड इन वेरियस टर्म्स, लेकिन सप्लाई और स्टॉक ये दो कंसेप्ट हैं। आप सोचो कि किसी चीज़ की सप्लाई, तो इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मतलब डेफिनेशन के हिसाब से है। जैसे हम डिमांड में कहते थे कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी वस्तु की वह निश्चित संख्या, तो डिमांड भी क्या थी, वह संख्या थी, क्वांटिटी ही थी। तो वैसे ही सप्लाई भी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको जब भी हमने डिफाइन करना तो यही लिखना कि सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। उधर हम लिख रहे थे डिमांड में कि वह क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर विलिंग है खरीदने के लिए एट अ सर्टेन प्राइस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और मैंने आपको समझाया था कि सर्टेन प्राइस और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमेशा इकट्ठे क्यों आते हैं। आशिमा क्या कर रहे हो बेटा? आशिमा है ही नहीं, अभी चली गई है वो। किसी भी कमोडिटी का अगर सर्टेन प्राइस है, कुछ भी ले लो, मेरे पास यहाँ सामने कोई चीज़ है नहीं, मान लो ये है 5 रुपए की, इसके ऊपर लिखा हुआ है MRP ₹5 पर पीस, ठीक। तो क्या ये 5 रुपये सदा के लिए ही हो गए क्या? ऐसा तो नहीं है ना, कभी 10 का भी होगा, कभी 12 का भी होगा, कभी ये पेंसिल 15 की भी होगी, तो प्राइस विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इसलिए जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को, तो हम जब जैसे लिखते हैं ना एट अ सर्टेन प्राइस, तो सर्टेन प्राइस ऑलवेज रिमेन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दैट सिंगल प्राइस कैन नॉट रिमेन फॉर एवर। प्राइस इट इज अ डायनेमिक चीज, आगे हम पढ़ेंगे इसको। और प्राइस क्यों? क्योंकि डिमांड इसी की जा सकती है जिसका प्राइस हो, और डिमांड का मतलब था खरीदना। अब आप सांस ले रहे हो, क्या तुम ऑक्सीजन खरीद के सांस ले रहे हो? नहीं, क्योंकि ये अबंडेंट है, फ्री ऑफ इकोनॉमिक गुड है, नॉन इकोनॉमिक गुड है, और फ्री वैल्यू में आपको मिल रही है। और फ्री ही इसलिए है क्योंकि इट इज़ इन अबंडेंस। आप दुनिया का कोई भी लॉजिक उठा लो, कोई भी दुनिया की, आप घर में प्यार भी देख लो, जब तक आप मम्मा पापा के साथ रह रहे हो ना अभी, तो उनकी आपको प्यार की वैल्यू नहीं है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी क्लासेस में आप उनसे अलग होंगे ना, स्केर्सिटी होगी, देखना उनको वो कितना प्यार लगेगा तुम्हें। कहीं सी बीच पे रेत ही रेत है, वहाँ पे रेत सस्ती है, फ्री है। रेगिस्तान में, राजस्थान में फ्री है, इतनी अबंडेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर घर बनाने के लिए आपको रेत चाहिए, सैंड चाहिए, यू नीड टू पे, बिकॉज यहाँ पे वो स्केयर से कम है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स रिवॉल्व अराउंड स्केर्सिटी एंड अबंडेंस, और इसी के चक्कर में प्राइस होता है चीज़ों का, ठीक। इसलिए प्राइस, उसी बेसिस पर अब हम सप्लाई को डिफाइन करें तो सिर्फ उसमें हमने एक प्रोड्यूसर वर्ड लगाना है और विलिंग टू सेल लगाना है। वो कंज्यूमर था डिमांड में, और वो विलिंग टू बाय था, इस डेफिनेशन में लगाना है हमने प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर ही सप्लाई करता है, और विलिंग टू सेल बाकी सारी डेफिनेशन से। देख, जैसे आप ऐसे डिफाइन सप्लाई, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच producer is willing to sell at a certain price over a certain period of time. That becomes supply की definition for you. जैसे डिमांड थी वैसे सप्लाई है। वह क्वांटिटी वस्तुओं की जो प्रोड्यूसर बाजार में बेचने के लिए तैयार है एक निश्चित दाम पर और एक गिवन अवधि में, दैट इज सप्लाई। सप्लाई को हिंदी में कहा जाता है पूर्ति। डिमांड को जैसे मांग कहा जाता है, वैसे सप्लाई को हिंदी की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है पूर्ति। और मैं साथ साथ में आपको इसलिए बताता हूँ बिकॉज बेटा इंडिया इज चेंजिंग। इंडिया अब चेंज हो रहा है। अभी जो अपने कॉम्पिटिटिव देने हैं जितने भी होते थे हिंदुस्तान में, वो 2 ही लैंग्वेजेस में होते थे, इंग्लिश या हिंदी। अभी तमिल में भी आएगा, बाकी लैंग्वेज उर्दू में भी आएगा, पंजाबी में भी आएगा, बड़े लैंग्वेजेस में आएगा। जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में, उन सब में अब पेपर आएगा। तो आपको वो टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, कंसेप्ट तो दिमाग में पता है। मैंने आपको चाय बनाने का एग्जाम्पल बताया था ना, आपने याद थोड़ी किया हुआ है कि स्टेप 1 में पानी डालना था या पतीला लेना था पहले, याद थोड़ी किया। आपको तो समझ में है ना कि स्टेप 1 में पहले पतीला ही लेना था। हाँ बेटा बोल।
कोई पूछना चाह रहा है कुछ क्या? ओके, तो सप्लाई का मतलब हो गया ये, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ सर्टन प्राइस ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इज सप्लाई। ठीक है, अब इसमें सारे फैक्टर्स मेंशन करना जरूरी है। अब आ जाओ इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जैसे सेम डिमांड का अब ऑपोजिट चलेगा, जो डिमांड में था जैसा फंक्शन बिहेव डिमांड करता था, क्योंकि वो कंज्यूमर का प्रोस्पेक्टिव था, और कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना। ये है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इसलिए वो इस तरह से बिहेव करता है। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना, इसलिए वो वैसे बिहेव कर रहा होता है कि ज़्यादा प्राइस पे कम खरीद रहा होता है, कम प्राइस पे ज़्यादा खरीद रहा होता है। लेकिन ये प्रोड्यूसर है, ये बेचने वाला है, और इसका लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव या टारगेट ये है प्रॉफिट कमाना, तो वो तो इस तरह से बिहेव करेगा ना। कम प्राइस होगा तो कम बेचेगा, ऑफर करेगा मार्केट में बेचने के लिए, और ज़्यादा प्राइस बढ़ गया तो वो ज़्यादा माल उतारेगा मार्केट में बेचने के लिए। तो सप्लाई को इस तरह से बिहेव करती है। तो सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स तो टोटली डिफरेंट होंगे, ये समझने वाली चीज़ें हैं। देखो, बेचने वाले का खरीदने वाले में आपको इनकम भी इफेक्ट कर रही थी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि इनकम ज़्यादा होगी तो इनकम कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा। अब यहाँ तो नहीं ना, यहाँ तो प्रोड्यूसर बेचने वाला है, तो प्रोड्यूसर अच्छा, पर पहले तीन है सेम ही है, पहले तीन फैक्टर्स सेम ही है डिमांड के और इसके, सिर्फ बिहेवियर अलग अलग है। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, तो पहला फैक्टर आ गया आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस वस्तु का दाम ही। सप्लाई इज अ फंक्शन टू प्राइस, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक्सपेक्टेड चेंज, नंबर ऑफ फर्म्स, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कह लो या सप्लाई फंक्शन कह लो, ये टॉपिक दोनों या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कह लो, तो तीन तरह से पूछ सकते हैं उसको आपको क्वेश्चन। मतलब क्या है कि वह कारक कौन कौन से हैं जो पूर्ति को या सप्लाई को प्रभावित करते हैं या इफेक्ट करते हैं, और प्रभावित करने का मतलब क्या है कि सप्लाई को कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो क्वांटिटी है ना, अभी डेफिनेशन में बोला कि सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, तो क्वांटिटी तो या ज़्यादा होती है या कम होती है, तो कम ज़्यादा करने वाले फैक्टर्स हैं ये। तो पहले तीन तो देखो सेम ही है, ये डिमांड में भी थे, प्राइस उस कमोडिटी का ही, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये तीन तो उसमें भी थे। जो मैंने वही पहले वाले, ये भी था उसमें एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस, फिर उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स था, इसमें नंबर ऑफ फर्म्स लिख लो, और भी हैं, लेकिन ये कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ये 4-5 तो डिमांड में भी लिख सकते हैं, सप्लाई में भी लिख सकते हो, और जो इनमें थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकता है वो तो 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है, इतना कंटेंट काफ़ी होता है क्या ये? पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस का बिहेवियर तो सीधा है, अब आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, ऐसा आ जाएगा बिहेवियर कि कम प्राइस हुआ। देखो, डायग्राम का मतलब होता है, ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम का मतलब है कि ये बिहेवियर है। जैसे ये पॉइंट हुआ कि इतने प्राइस पर इतनी सप्लाई, फिर एक ये पॉइंट हुआ, एक ये हुआ, अलग अलग पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को जोड़ के कर्व बन जाता है। तो किसी पॉइंट का बिहेवियर देख लो, व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई ऑल्सो फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई ऑल्सो राइजेस। तो सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है ना, किसके कारण? प्राइस के कारण, उसी कमोडिटी का प्राइस। तो ये आ गया पहला फैक्टर, क्योंकि सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है, इट इज इन्फ्लुएंसिंग या इट इज डिटर्मिनिंग सप्लाई, तो डिटर्मिनेंट कह लो या फैक्टर कह लो। और अगर आपको एग्जामिनर पूछता है सप्लाई फंक्शन, तो सिर्फ एक लाइन आपको अलग से लिखनी है, सिर्फ एक लाइन, एक तो ये वाली, दो लाइन, एक तो ये वाला इस तरह से, और इसके नीचे लिखना है कि सप्लाई फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन expressing relationship between supply of the commodity and various factors affecting it, that becomes supply function, same demand function की तरह। फिर नंबर 1 price of the commodity, there is a positive relationship between, या ऐसे लिख दो, अभी तो हम फैक्ट्री लिख रहे हैं ना, लॉ को रेफर ही नहीं करते भी हम,
it is generally observed that with the rise in price, supply increases, and with the fall in price, supply falls. This is how price becomes one factor which is affecting supply. फिर price of substitute good. अब इसमें दो हैं। पहले तो आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब पता है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब पता है? आपने कैमरे फिर ऑफ कर दिए सबने। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं विच आर यूज्ड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं विच आर यूज्ड जॉइंटली। ठीक है, जैसे पेन और पेपर, पेन खरीदोगे तो पेपर भी लेना पड़ेगा, टूथपेस्ट लोगे तो टूथब्रश भी लेना पड़ेगा, शू पॉलिश लोगे तो शू ब्रश भी लेना पड़ेगा। तो शू पॉलिश एंड शू ब्रश दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे कैन बी यूज जॉइंटली, इकट्ठे इस्तेमाल हो सकती हैं। कार एंड पेट्रोल, बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स विच आर यूज इन वन प्लेस अनदर। लेकिन यहाँ पे वो तो मतलब मैंने आपको डिमांड में बता दिया था, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट पकड़ना है, फैक्टर। तो इसको अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, लेकिन अगर आपको मेमोराइज रखना है तो बड़ा अच्छा ट्रिक है इसका। आपको अगर एक का डिमांड का याद है कि डिमांड में बिहेवियर कैसा था, डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स का बिहेवियर ऐसा था, और सप्लाई में अब उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि जब भी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आया है, तो हम दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब है ना, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर, तो इसलिए एक का प्राइस आएगा, जैसे हम प्राइस ऑफ वाई एंड सप्लाई ऑफ एक्स। तो सिंपल प्राइस और सप्लाई नहीं चलेगा, प्राइस ऑफ वाई एंड सप्लाई ऑफ एक्स। तो कि एक का प्राइस दूसरे की सप्लाई को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ये बिहेवियर। अब अगर आपको याद है, डिमांड में ऐसा होता था, डिमांड के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव स्लोप होती थी। क्यों? कॉलगेट और पेप्सोडेंट का एग्जांपल दिया था, खरीदार के वजह से। तो वो एक का प्राइस बढ़ता था, दूसरे की डिमांड घटती थी, और एक का प्राइस बढ़ता था, दूसरे की डिमांड बढ़ती थी। क्योंकि जिसका प्राइस बड़ा होता था वो महंगी हो जाती थी, तो डिमांड दूसरे की ही बढ़नी है, लोगों ने उसको दूसरे को ज़्यादा खरीदना है, वो डिमांड था। अब सप्लाई में उसका उल्टा हो जाएगा, फ्लिप साइड, ये नेगेटिव स्लोप बन जाएगी। सर, हाँ सर कॉफी एंड टी का एग्जांपल दिया था आपने। हाँ, तो बड़े एग्जांपल दिए हैं बेटा, कॉफी टी का दिया, कॉलगेट उसका दिया, पेप्सोडेंट का दिया। मैंने कॉलगेट और पेप्सोडेंट का दिया था, मेरे पास लिखा हुआ है अभी। I have all written with me, मेरे को याद है, ये रहा, कार एंड पेट्रोल। चलो अभी इसमें हमने टाइम किस लिए वेस्ट करना है, आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज करना था, इसलिए मैं आपको सिंपल करके समझा रहा हूँ। डिमांड के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स का बिहेवियर ऐसा था, सप्लाई में उसका उल्टा दिमाग, या ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको याद किस तरह से रखना है, नहीं तो समझाने के लिए तो वो तो मैं ऐसे समझा रहा था ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे की सप्लाई बढ़ेगी। वाई का इतना प्राइस था तो एक्स इतना बेचा जा रहा था, सप्लाई है। लेकिन अगर वाई सस्ता हो गया तो जो सस्ता हुआ है सप्लाई उसकी कम होगी, तो मतलब दूसरे की ज़्यादा होगी। तो बिहेवियर बन गया, विद द फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड द सप्लाई ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, या उसका उल्टा लिख लो, विद द राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड। अब जिसका प्राइस राइज हुआ है इसकी सप्लाई बढ़ेगी ना, जिसका प्राइस बढ़ा तो दूसरे की घट जाएगी, दूसरे की घट जाएगी। ठीक है, ये आ गया। तीसरा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। असल में देखा जाए डिमांड का टोटली फ्लिप साइड है।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली। प्राइस ऑफ वाई एंड सप्लाई ऑफ एक्स, इसमें बिहेवियर अब इसका ऐसा आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है कि अब एक इतने प्राइस, इस वाई का इतना प्राइस था तो एक्स इतना बेचा जा रहा था, ठीक है। एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की सप्लाई बढ़ी, क्यों? क्योंकि फिर वो लॉ अप्लाई हो जाएगा। जिसका प्राइस बढ़ा उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड में से दो में से एक की सप्लाई बढ़ेगी तो दूसरे की भी तो बढ़ेगी। उसकी पेस्ट की अगर सप्लाई बढ़ी तो ब्रश भी ज़्यादा बिकेंगे। अगर जूते की पॉलिश ज़्यादा हिंदुस्तानी बिक रही है तो जूते का ब्रश भी ज़्यादा बिक रहा होगा। तो एक की सप्लाई प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड। फोर्थ मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड चेंज, ये तो समझने वाला है। एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, कि आने वाले समय में प्राइस क्या हो सकता है। यही एग्जांपल ले लेते हैं अपने वाला ही। मान लो मैं इसको बेच रहा हूं और अभी मैं बेच रहा हूं 10 रुपए में, ठीक है। मुझे इफ आई कम टू नो दैट प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी इज गोइंग टू राइज इन नियर फ्यूचर, मुझे ये पता लग जाए कि इसका प्राइस अब बढ़ने वाला है, तो मैं अभी नहीं बेचूंगा ना, मैं वेट करूंगा कि जब प्राइस बढ़ेगा मैं तब बेचूंगा। तो क्या हुआ, इफ इट इज एक्सपेक्टेड द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज तो सप्लाई विल डिक्रीज एट प्रेजेंट। और अगर ऐसा हुआ होता कि मुझे ये पता लगता कि ये पेन जी सस्ते होने जा रहे हैं, अब इनका प्राइस घटने जा रहा है, तो मैं अब ज़्यादा बेचता कि मेरा अभी बिक जाए, तो सप्लाई विल इंक्रीज एट प्रेजेंट। तो एक्सप्लेनेशन क्या बनी, इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन नियर फ्यूचर देन सप्लाई विल डिक्रीज या रिड्यूस या फॉल। Whereas if it is expected that prices are going to fall in near future then supply will increase at present, वो at present बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ये हो गया। फिर नंबर ऑफ फर्म्स, सिंपल सी बात है, अगर एक ही दुकान है जूते की तो अवेलेबिलिटी कम होगी, सप्लाई कम होगी, उपलब्धता कम होगी। अगर 10 दुकान है जूते की तो उपलब्धता ज़्यादा होगी। इसमें तो सीधी एक्सप्लेनेशन है कि इफ द नंबर ऑफ फर्म्स आर लेस सप्लाई विल बी लेस, if the number of firms are more supply will be more। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कि वो फैक्टर जो सप्लाई को कम या ज्यादा करते हैं, है ना। तो ये वो है। देखने लो क्या है इसमें, कुछ मिस तो नहीं कर रहे। इनको फैक्ट्री नहीं दी है, फंक्शन दिया है पर सप्लाई फंक्शन। टेक्नोलॉजिकल चेंज जैसे हो सकता है, यस टेक्नोलॉजिकल चेंज। जब हमारे देश में कपड़ा वो उन पे बनता था, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं लकड़ी का होता है, तो कम बनता होगा, क्या बोलते हैं, चलो बोल रहा चरखा। चरखा में तो वो बेटा स्पिनिंग होती है ना, वीविंग जिस पे होती है, कपड़ा बुना जाता है जिस पे, वो ठक 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 वाला नहीं होता है लकड़ी का। एनी हाउ, हम सप्लाई के फैक्टर्स बढ़ रहे हैं ना, कि सप्लाई को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। और सप्लाई का मतलब है उपलब्धता, क्योंकि डेफिनेशन में नहीं बना मतलब कि द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर इन मार्केट टू सेल फॉर सेल एट अ सर्टन प्राइस ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई का तो मतलब ही ये है ना। तो सीधी सी बात है, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी तो ज़्यादा कपड़ा बनेगा, मार्केट में ज़्यादा आएगा। तो सीधा एक्सप्लेनेशन है। इफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड, ऑब्सोलीट या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, देन सप्लाई विल बी लेस। एंड इफ टेक्नोलॉजी इज मॉडर्न हाईटेक देन सप्लाई विल बी मोर। हम मोर और लेस का फैक्टर कर रहे हैं ना, कि वो क्या वजह हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण, फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं कारक, कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण सप्लाई बढ़ती है या घटती है। तो सारे हम वही पढ़ रहे हैं ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ज़्यादा प्राइस तो सप्लाई ज़्यादा, कम प्राइस तो कम सप्लाई, तो सप्लाई कम प्राइस। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कि अगर सब्स्टिट्यूट का एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की सप्लाई घटेगी, एक का प्राइस घटेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। फिर तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये वाला,
एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की सप्लाई बढ़ेगी, उसका प्राइस घटेगा तो दूसरे की सप्लाई घट जाएगी। फिर एक्सपेक्टेड चेंज, कि अगर ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इज गोइंग टू फॉल इन नियर फ्यूचर, कि प्राइस दाम घटने वाले हैं तो मैं अब ज़्यादा बेचूंगा, तो सप्लाई विल इंक्रीज। लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेड है दैट प्राइस आर गोइंग टू राइज इन नियर फ्यूचर, तो प्रोड्यूसर तो बढ़े हुए दाम पे बेचना चाहेगा ना, तो वो अभी सप्लाई विल रिड्यूस या डिक्रीज एट प्रेजेंट। फिर नंबर ऑफ फर्म्स, अगर सेलर, नंबर ऑफ सेलर जिनको बोल देंगे, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर अगर कम है तो सप्लाई कम होगी, अगर बेचने वाले ही ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सीधा सीधा फैक्टर्स। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक फैक्टर है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की नियम वो भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट के नियम में प्रोड्यूसर के दो बड़े फैक्टर होते हैं, कि टैक्सेशन या सब्सिडी, कि उस पर पैसा लगाया जा रहा है, मतलब लिया जा रहा है उससे, या उसको दिया जा रहा है। लेना और देना ही होती है ना, ट्रांजैक्शन दो ही होती है ना। अब गवर्नमेंट जब पैसा टैक्स लगाती है किसी चीज़ पर, तो टैक्सेशन से क्या होता है कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट घटता है, उसका मार्जिन फॉर प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो डिस्करेज करता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर लेस सप्लाई का प्रोड्यूस करता है और सप्लाई लेस हो जाती है। सो व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेशन टैक्सेस दैट रिड्यूसेस द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसर, रिजल्टेंट सप्लाई फॉर द कमोडिटी डिक्रीजेस। वेयर एज, हाँ ठीक है बेटा, वो लूम ही बोलते हैं उसको, वो फ्रेम को तो लूम ही बोलते हैं, कपड़ा बुनने वाले को। वो फिर बाद में स्टीम लूम आए, फिर एनर्जी लूम आए, पावर लूम आए, तो बड़े किस्म के आए। मुझे क्या पढ़ रहे थे यार, हाँ टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी एक फैक्टर है गवर्नमेंट का नियम। इफ गवर्नमेंट इम्पोज न्यू टैक्सेस ऑन ए कमोडिटी, जैसे इसमें प्लास्टिक लगने वाला है, प्लास्टिक के ऊपर लगा दिया कोई सेस या कोई टैक्स या कोई इस तरह का, तो महंगा हो गया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक महंगा हो गया तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई, मतलब प्रोड्यूसर जो खर्चा कर रहा है उसका खर्चा बढ़ गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला एक दिन मैंने बताया था आपको, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ही होता है। तो अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा, तो अगर घटेगा तो मेरा प्रोड्यूसर जो है वो डिस्करेज होता है, तो प्रोडक्शन घटेगी, सप्लाई घटेगी। लेकिन अगर सरकार सब्सिडी दे कि जो जो जी ये स्केच पेन बना रहे हैं उनको जी हम 10% डिस्काउंट देंगे रॉ मटेरियल पे, ट्रांसपोर्टेशन फ्री करेंगे और टैक्स में भी जी 30% की छूट देंगे, सब्सिडी होगी ना, एक तरह की आर्थिक सहायता ही होगी ना, तो ये मुझे प्रोड्यूसर को इनकरेज करता है टू प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई विल इंक्रीज। सो दिस इज आवर गवर्नमेंट पॉलिसी। Government policy includes two categories, taxation and subsidies. If government imposes taxes, that will decrease supply. Why? Because profit will reduce and producers will not be encouraged to produce more goods. So profit will, supply will fall. Whereas if government gives subsidies, subsidy को हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहायता, गवर्नमेंट आर्थिक सहायता देती है, तो दैट विल एनकरेज प्रोड्यूसर। वैसे इसका उल्टा भी मतलब है, हमेशा सब्सिडी दी ही जाती है एनकरेज करने के लिए, जैसे फर्टिलाइजर पे दी जा रही है तो वो एक तरह से एनकरेजमेंट है फार्मर्स को टू यूज मोर फर्टिलाइजर्स, चाहे वो सॉइल बर्बाद हो रही है, उससे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाली कंपनियों को प्रॉफिट करना है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। तो सब्सिडी और टैक्सेशन का ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बट सीधा सीधा सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर्स, one of the main determinant of supply for the commodity. दो ही टॉपिक पढ़ाए सप्लाई में, सप्लाई का मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जिसमें हमने कितने कर लिए, प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक्सपेक्टेड चेंज, नंबर ऑफ सेलर्स या नंबर ऑफ फर्म्स, पांच तो एक कॉमन वाले हैं जो डिमांड में भी चल जाते हैं, सप्लाई में भी, और जिनकी लैंग्वेज चेंज है। इसके बाद हमने किया गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर हमने किया टेक्नोलॉजिकल स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। इफ द टेक्नोलॉजी इज मॉडर्न बेटर देन सप्लाई विल बी मोर, एंड इफ द टेक्नोलॉजी इज ऑब्सोलीट ट्रेडिशनल कन्वेंशनल देन सप्लाई विल बी लेस। ये किया हमने। फिर एक टॉपिक है स्टॉक एंड सप्लाई। देखो बेटा, स्टॉक एंड सप्लाई में फ़र्क है, ये असल में टॉपिक होता है स्टॉप एंड फ्लो, बट सप्लाई भी फ्लो ही है। तो आप उसको इस तरह से समझो कि एक चीज़ है
विच कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट। अच्छा देखो इसमें कैसे पढ़ सकते हैं आप, आपकी वाटर टैंक्स होंगे सबके घर में, आप पानी में सॉरी टैंकी में कितना पानी है आप माप सकते हैं ना, कि कोई भी डाल के डंडी में 2 फुट पानी है या 3 फुट पानी है या 2.5 फुट पानी है। यू कैन मेजर एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको 10:10 पे कहा जाए तो आप बता सकते हो इतना है, शाम को 6:50 पे कहा जाए आप बता सकते हो इतना है। तो इट कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन वही पानी आपने अगर नलके में नापना हो कि नलके में कितना पानी आ रहा है या कितना पानी है या कितना बह रहा है, कितना आ रहा है, उसको कैसे नापोगे? उसको नापने के लिए यू नीड अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मग 15 सेकंड्स में भरता है, बकेट 1.5 मिनट में भरती है, इस तरह से नापोगे ना। यही कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है स्टॉक और सप्लाई और स्टॉक में। स्टॉक वह मात्रा गुड्स की, वह क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज स्टैटिक, जो स्टोर में गोदामों में रखा हुआ जैसे, विच इज स्टैटिक, स्थिर है। आप बता सकते हो इतनी बोरी है या इतना स्टॉक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक, स्थिर कॉन्सेप्ट, जैसे पानी टंकी वाला पानी। लेकिन सप्लाई इज अ डायनेमिक, सप्लाई होती रहती है, कंटिन्यूटी वाली चीज है जो चलती ही रहती है। तो जो ऑन गोइंग चीज है, डायनेमिक है, फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है, उसको नापने के लिए यू नीड अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डिफरेंस है इसमें मेन। इन्होंने डिफरेंस फिर इस तरह से बताया, वही जो मैंने आपको ऐसे समझा दिया है कि उसको इट कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो का सप्लाई के इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वही है डेफिनेशन। और एक में डिफरेंस ये बता दिया इन्होंने कि स्टॉक बड़ा होता है एंड सप्लाई छोटी होती है। इस तरह से स्टॉक ज़्यादा ही होता है, उसमें से जितना बेचा जाए या मार्केट में उतारा जाए, मार्केट में बेचा, वही होगी ना सप्लाई। जैसे इतना बोरियाँ पड़ी हैं मेरे पास, या टोटल स्केच पेन इतने बने हुए हैं मेरे पास, लेकिन मैंने इतने मार्केट में बेचने के लिए पैकेट्स भेजे हैं, तो जो मार्केट में गए सप्लाई तो वो है ना। तो सप्लाई इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक। तो आप ऐसे कह लो, या आप ऐसे कह लो कि स्टॉक इज़ अ बिगर कंसेप्ट, सप्लाई इज़ अ नैरोअर कंसेप्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। Stock refers to the fixed quantity of the commodity and supply refers to the which consumer producer is willing to sell at various prices, कि अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज जो बाजार में बेच रहा है या मार्केट में भेज रहा है बिकने के लिए, दैट इज सप्लाई। तो ये हो गया स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस। फिर आ गया लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का नियम। जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वैसे लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ डिमांड में हम यहां से स्टार्ट करते थे ना कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, तो इधर भी लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स। फिर आगे लिखते थे कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस के अलावा, एक्सेप्ट प्राइस ऑल अदर फैक्टर्स आर एज्यूम्ड कांस्टेंट। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट एज्यूम नहीं करेंगे तो लॉ ही ऑपरेट नहीं करेगा। समझ आई? बड़े एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं आपको एक आधा लेके बताता हूं आपको। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये सबको स्थिर मान लिया जाए, विद द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट्स सप्लाई इंक्रीजेस, या विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स सप्लाई फॉल्स। या आप ऐसे कह सकते हो कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स that keeping all other factors constant except price, there is an adverse relationship, a positive relationship between price of the commodity and quantity supplied, which means with the increase in the price, supply increases, with the fall in price, supply falls. Law of supply हो गया। Law of supply की assumptions वही, ये जो हमने definition में लिखा, यही एज्यूम किया ना हमने डेफिनेशन में, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट माने यही अजम्पशन है। assumption number 1, there is no change in the price of substitute goods. Assumption number 2, there is no change in the price of complementary goods. Number 3, there is no expected change in the future price of the commodity. There is no change in the number of consumers. फिर जो हमने और किए थे
there is no change in the state of technology, there is no change in the government's policy. सबको नो चेंज एज्यूम कर लो, क्योंकि वही लॉ ऑफ सप्लाई में कर रहे हैं हम. लेकिन अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि आप एजम्पशंस लिखो लॉ ऑफ सप्लाई की, तो एजम्पशन मीन्स मान्यताएं, उसकी शर्तें, कंडीशंस. तो यही तो थी ना कंडीशन, यू आर कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट या अनचेंज्ड. तो सबको बारी बारी लिख दो, वो एजम्पशंस होगी आपकी. और ये ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि अदर फैक्टर्स जो हैं, इनके कारण आपको याद है ना डिमांड में भी दो तरह के चेंज थे, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज. सेम सप्लाई में प्राइस के कारण एक तरह का चेंज होगा और बाकी सारे फैक्टर्स के कारण एक तरह का चेंज होगा. वो भी हम करेंगे इसको. फिलहाल लॉ ऑफ सप्लाई फिर से बता देता हूँ. लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स नहीं लिखना आपने कि लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स, नहीं. लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन्स लिख दो, या लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स लिख दो, या लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्रेसेस लिख दो. इस तरह का वर्ड लिखना है. तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, due to rise in price of the commodity, its supply falls, and with the fall in price of the with the rise in price of the commodity, its supply increases, and with the fall in price of commodity, its supply falls. In other words, there is an adverse or positive relationship between price and quantity supplied, which means with the rise in price, supply increases, with the fall in price, supply falls. ये हो गया लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. अभी सप्लाई शेड्यूल कोई कह दे आपको, ये जो हमने बनाया है इसी को बना दो. और ये भी समझ लो, ये जरूरी नहीं है कि जो आपने टेबल बनाया वो एग्जैक्ट आपका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इधर आपने टेबल बनाया उसको प्लॉट करना है फिर आपका इकोनॉमिक्स नहीं पूरी होने लगी. ये हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन बिहेवियर वाइज डायग्राम में भी वही बिहेवियर दिखना चाहिए और टैबुलर फॉर्म में जो आप डाटा लिख रहे हो उसमें भी सेम बिहेवियर दिखना चाहिए. तो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, प्राइस राइज कर लेते हैं, 2, 4, 6 कर लेते हैं, इसको 5, 10, 15 कर लेते हैं. प्राइस हो गया 2, 4, 6 और ये हो गया 5, 10, 15. तो ये बन गया आपका सप्लाई शेड्यूल, पूर्ति तालिका. टेबल फॉर्म में इसलिए शेड्यूल कह दिया, बट ये हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, क्योंकि एक ही आदमी का सप्लाई का बिहेवियर दिखा रहा है ना, एक ही सेलर का, एक ही प्रोड्यूसर का, कि वो 5 रुपये रेट पर इतना बेच रहा था, 4 रुपये रेट पर इतना बेच रहा था, 6 रुपये पर इतना बेच रहा था. तो ये इंडिविजुअल लिखना कैसे है इसको? व्हेन द एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड इन अ टैबुलर फॉर्म. ये जब प्राइस और सप्लाई का बिहेवियर एक तालिका के रूप में या एक टेबल के रूप में दिखाया जा रहा है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. और जब उसी कर्व का बिहेवियर हम ऐसे दिखाएंगे, दैट विल बिकम, जैसे ये कर्व है, ये बन जाएगा आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ठीक है. सेम था डिमांड में, उधर भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, इधर भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है. शेड्यूल मीन्स टैबुलर फॉर्म में बिहेवियर दिखाना, और कर्व मीन्स उसको डायग्रामेटिकली दिखाना. फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल मैं इधर ही बना के दिखा दूँ. ये मिस्टर ए और बी, 6, 9, 8, 16. ये देखो ऐसे अगर हो कि एक से ज़्यादा सेलर्स का बिहेवियर दिखा रहे हो, जैसे अभी यहाँ 2 का दिखाया इस टेबल में हमने, मिस्टर ए और मिस्टर बी. जब 5 रुपये रेट था तो ये 2 बेच रहा था, वो 3 बेच रहा था. जब 4 रुपये रेट हुआ तो इसने 10 बेचना शुरू किया, मार्केट में बेचना शुरू किया, उसने 3 से 6 कर दिया. इसने 10 से 12 की, उसने 6 से 9, मतलब दोनों का इंक्रीज ही हो रहा है. तो और बाद में हमने इनको दोनों का टोटल करके यहाँ दिखा दिया. ये बन गया आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल. व्हेन एडवर्स रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and the various quantity supplied by more than one seller
is shown in a tabular form that is known as market supply schedule. और जरूरी नहीं है मेरे पास तो जगह कम थी तो मैंने ABCD 3-4 लेके दिखा देने थे आपको, लास्ट में सबका टोटल कर देना है, सबको इंक्रीज ही करना है सबको। जैसे तो मैंने 5, 10, 15 किया है, फिर अगले में 3, 6, 9 किया है, आप 2, 4, 6 कर लेते, कुछ भी कर लो, 5, 7, 9, 10, 15, 20 कुछ भी लिख लो आप, बट बिहेवियर होना चाहिए कि अगर वो राइज हो रहा है तो वो भी राइज हो रहा है। दिस बिकम्स मार्केट सप्लाई शेड्यूल। चलो वी विल कंटिन्यू टुमारो बेटा, वी विल कंटिन्यू टुमारो।